ये बड़ी खबर कि क्या सेना प्रमुख के खिलाफ यूनुस जाने की कोशिश कर रहे हैं। वकारुज्जमान ने कल परसों क्या कहा था और अब यूनुस क्या कह रहे हैं। आर्मी चीफ के चेताने के बाद भी युद्ध की बातें कर रहे हैं। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने हिदायत दी थी यूनुस को, भारत से संबंध ठीक रखने की हिदायत, भारत से बेहतर रिश्ते रखने चाहिए। जमान ने कहा था बांग्लादेश में हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। क्या बांग्लादेश में फिर बवाल होने वाला है? क्या यूनुस के साथ भी वही सुलूक होने वाला है जो शेख हसीना के साथ हुआ? क्या भारत से पंगा मोहम्मद यूनुस को बहुत भारी पड़ने वाला है? क्या नए साल में बांग्लादेश में फिर तख्ता पलट होने वाला है? इन सवालों की चर्चा तब शुरू हुई जब बांग्लादेश के पत्रकार सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने दावा किया कि मोहम्मद यूनुस जनवरी में ही बांग्लादेश छोड़कर भाग जाएंगे। बीमारी के बहाने इलाज कराने विदेश भागेंगे क्योंकि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस पर दबाव बढ़ रहा है। बांग्लादेशी पत्रकार के इन दावों के पीछे की वजह है मोहम्मद यूनुस और बीएनपी के बीच पनप रहे मतभेद। यूनुस और बांग्लादेशी सेना प्रमुख के बीच टकराव के हालात, मोहम्मद यूनुस पर जमातियों का बढ़ता दबाव, यानी साफ है कि यूनुस चौतरफा घिर चुके हैं, उन्हें कोई रास्ता दिख नहीं रहा। और यूनुस के सामने मुश्किलें तब और बढ़ने वाली हैं जब ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभालेंगे, क्योंकि इस्लामिक कट्टरपंथियों को लेकर ट्रंप का रुख पूरी दुनिया जानती है और यूनुस तो कट्टरपंथियों से घिरे हुए हैं। उनके दबाव में भारत से पंगा ले रहे हैं और बांग्लादेश के कट्टरपंथी कितने बेलगाम हो चुके हैं इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ढाका में ढाबा मालिकों को गोमांस परोसने का फरमान सुना दिया गया है। कट्टरपंथियों ने ढाबा मालिकों से कहा है कि हर होटल में बीफ जरूर परोसा जाए, होटल चलाना है तो बीफ परोसना ही होगा। कट्टरपंथियों की ओर से कहा गया है कि जिस होटल में बीफ नहीं परोसा जाएगा उसे हिंदुत्व का समर्थक माना जाएगा। बीफ नहीं परोसने वालों के होटलों को बंद करा दिया जाएगा। कट्टरपंथियों के इस फरमान के बाद होटल मालिकों में दहशत है। इस्लामिक कट्टरपंथियों के बवाल के बाद बांग्लादेश के कई होटलों ने अपने मेन्यू में बदलाव भी कर दिया है। हालांकि अब सवाल है कि क्या यही कट्टरपंथी यूनुस के लिए भारी पड़ेंगे? क्या इन्हीं की वजह से बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अरविंद सिंह तेजावत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल शाही मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गर्व है, गौरव है कि 1970 वार का वेटरन मेरे साथ इस वक्त इस प्रोग्राम में वो हिस्सा बने हुए हैं और यूके देवनाथ सर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अरविंद सिंह तेजावत जी, आपने कर्नल शाही को भी सुना, यूके देवनाथ सर को भी सुना, मैं भी उसी लाइन पर आता हुआ अपने को रख रहा हूँ। क्या वाकई एक बड़ा ग्रुप ऐसा है जो चाहता है कि इस ट्रिगर पॉइंट को यहाँ पर फ्लैश किया जाए, चिंगारी भड़काई जाए और फिर उसके बाद आगे इसका मजा लूटा जाए? या फिर जैसा हम अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे थे, बांग्लादेश के पत्रकार शोएब चौधरी, हालांकि वहां पत्रकार अब कम बचे हैं क्योंकि जो पत्रकार थे उन्हें या तो दबा दिया गया, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी डाला गया क्योंकि वो मैसेजेस आगे चेन रिएक्शन की तरह आगे ना बढ़े। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद यूनुस बहुत जल्दी भागने की तैयारी में है क्योंकि वो इतने दबाव में आ चुके हैं कट्टरपंथियों के। आपका क्या टेक है ये अभी के हालात पर? बिल्कुल, कर्नल शाही साहब और देवनाथ साहब ने बहुत ही एकदम सही विश्लेषण किया है और मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल यहाँ जो बांग्लादेश की जो इंटरनल इश्यूज हैं, मुझे लगता है कि उसको हमें अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। और ये दरअसल ये जो सारी प्रॉब्लम क्रिएट की गई है इसमें बहुत सारी फॉरेन फोर्सेज है, वो अपना रोल अदा कर रही है। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को रूस की तरह जो अपने पड़ोसी देश हैं उसके सीधे सीधे उन पे हमला कर देना चाहिए या वहां पे वो सारी इंटरनल इश्यूज को अपना इश्यूज बना के लेना चाहिए? तो मुझे लगता है कि रूस की तरह फॉरेन पॉलिसी अपनाने में भारत का कोई खास फायदा नहीं है। तो दूसरा क्या है कि भारत को चीन की तरफ वैसा करना चाहिए जैसे कि 2 या 3 डिकेड पहले चीन शांति से सारी ही लड़ाइयों को अवॉइड करके अपने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहा था। और मुझे लगता है राजीव साहब की ये कहना भी ठीक नहीं है कि भारत एक सॉफ्ट या बनाना स्टेट है। उसका रीजन ये है कि भारत ने नहीं है अरविंद सर, ये वो मेरे ख्याल से ऐसा एक जिक्र चला था बड़े लंबे वक्त तक, भारत को बनाना स्टेट, और किसने कहा था मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा ऑन एयर, वो पॉलिटिकल रूप से जुड़े हैं और उसको मैं बीच में इस डिबेट में नहीं लाना चाहता, लेकिन ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी तब
क्या भारत अपने को शटल कॉक बनने के लिए इस हालत में लाने का जिम्मेदार खुद है कि नेपाल को अपनी पॉलिटिक्स चलानी है तो भारत बैश करता है, बांग्लादेश को पॉलिटिक्स अपनी इंटरनल चलानी है तो भारत के खिलाफ बात करता है, और पाकिस्तान तो करता ही है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है राजेश साहब। मुझे जहां तक लगता है भारत कोई सॉफ्ट नहीं है। क्या भारत ने सिक्किम को अपने अंदर नहीं लिया? उसको क्या अपना एक स्टेट नहीं बनाया? क्या 61 में क्या गोवा पे भारत ने अपनी फौजें नहीं भेजी? क्या 71 में क्या बांग्लादेश को अलग नहीं किया? बस सॉफ्ट बने रहना और ऐसी इमेज बनाए रखना हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए फायदेमंद है। इसलिए ये सोचना कि भारत कोई बहुत कमजोर है या वैसा है, तो ऐसा नहीं है। और अगर भारत लड़ाइयों में उलझता रहता, जैसा कि वेस्टर्न फोर्सेस भी चाहती ठीक, है, जी। और बहुत सारी आप देखिए, हम रूस को जो अपना मित्र मानते हैं, 81 के आसपास रूस में ये विचार था कि भारत और पाकिस्तान की एक और लड़ाई हो जाए। अगर 81 में अगर हमने वो लड़ाई कर ली होती बहुत सारे दूसरी वेस्टर्न फोर्सेस को मारने के लिए, या जो इंटरनल जो खासकर युद्धोन्मादी लोग हैं, रूस इसलिए चाहता था कि अगर पाकिस्तान अगर भारत से उलझ जाएगा तो जो तालिबान का और जो वहां के लड़ाकों का जो रशियन आर्मी पे जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। भारत जी। हाँ, तो क्या भारत को ऐसा करना चाहिए? बहुत सारी चीजें राजीव साहब क्या है कि वो आ नहीं पाती हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं आ पाती है। इसीलिए आप लोगों से चर्चा करते हैं हम, इसीलिए आप लोगों के ज्ञान का फायदा उठाते हैं कि इन समीकरणों को समझे कौन क्या कर रहा है। लेकिन एक बड़ी खबर रखते हैं, फिर सवालों पर आएंगे। यूके देवनाथ सर, म्यांमार में अराकान आर्मी ने अपना दबदबा बढ़ा लिया है। अराकान आर्मी क्या है दर्शकों, हम लगातार कई दिनों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। भारत के लिए नॉर्थ ईस्ट में ये मुश्किल पैदा कर सकता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात, बांग्लादेश के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है अराकान आर्मी। अराकान आर्मी जो कि म्यांमार में ब्रदरहुड अलायंस का हिस्सा है, जिसमें म्यांमार नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस आर्मी है, जिसमें तोंग नेशनलिस्ट आर्मी है और जिसमें अराकान आर्मी है। पीछे की बात कहें तो इसको चीन सपोर्ट करता है, क्योंकि शॉन स्टेट म्यांमार से आता है। इतनी ज्यादा जानकारी शायद दर्शक अभी समझ ना पाए, लेकिन यह समझें कि अराकान आर्मी ने रखाइन स्टेट जो कि बांग्लादेश से लगा हुआ है, वहां पर उसने अपना होल्ड कर लिया है। यूके देवनाथ सर, बहुत आसानी से बताइए यहां पर अराकान आर्मी का बढ़ता असर भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है और बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा खतरा है? राजीव जी, अराकान आर्मी तो म्यांमार के अंदर काफी समय से एक्टिव रही है। म्यांमार के अंदर इस वक्त कम से कम 5 ऐसे मिलिट्री रेबल ग्रुप हैं जो कि जुंता के विरुद्ध लड़ रहे हैं। वो यंगून के प्रभुत्व से बाहर रहना चाहते हैं। शायद इनमें से कुछ लोगों को विदेशी ताकतें या चीन भी हेल्प कर रहा है। लेकिन गौरतलब बात है कि चीन जो है म्यांमार के जुंता के विरुद्ध भी नहीं है। बड़ी अजीब सी स्थिति है। लेकिन जहां तक रखाइन स्टेट की बात है, ये समझना पड़ेगा कि अराकान आर्मी का जो इन्फ्लुएंस है वो वहां पर शुरुआती दिनों से रहा है, आस्ते आस्ते बढ़ता रहा है, और अब उसने प्राय पूरा डोमिनेशन वहां पर हासिल कर ली है। रखाइन के अंदर फिलहाल बर्मीज म्यांमार आर्मी का प्रेजेंस जो है वो है नहीं। हाँ, हम सुनते हैं कि शायद वो बांग्लादेश में घुस आए हैं, ऐसा नहीं है। दोनों देशों के बीच में बांग्लादेश और म्यांमार का जो रखाइन प्रोविंस है 200 हमारे लिए कितना बड़ा खतरा है सर? और भारत को शून्य खतरा है। जो म्यांमार आर्मी है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज लगातार उनके संपर्क में है और उन्होंने हमें भरोसा दिया है। ऑब्वियसली ये भरोसा वो पर्दे के पीछे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को देती हैं कि उनका भारत में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहली चीज तो राखीन का भारत के साथ जो ज्योग्राफिकल कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत कम है, और दूसरी चीज है कि इस वक्त जो अराकान आर्मी है उनकी मिलिट्री पावर ठीक है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है। मेरे पास समय नहीं है, लेकिन शायद आप लोग भी सहमत होंगे कि रखाइन स्टेट से लगा हुआ बांग्लादेश का इलाका बांग्लादेश की चिकन नेक को तैयार करता है, और ये मोहम्मद यूनुस के लिए एक बड़ी समस्या दे सकता है। मेरे पास समय कम है, लेकिन आप दोनों का धन्यवाद करते हुए कर्नल शाही के प्रति मैं कृतज्ञता अर्जित करना चाहूंगा। कर्नल शाही, आपने इतने बड़े अनुभव को हमारे साथ बांटने के लिए समय निकाला। मैं वाकई कृतज्ञ हूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। आपने आकर हमारे प्रोग्राम को वाकई 4 चांद लगा दिए। बहुत धन्यवाद कर्नल शाही, आपने उस वॉर को जिया है जो वॉर भारतीय मिलिट्री के इतिहास में एक मील का पत्थर है। बहुत धन्यवाद, आप सबने समय निकाला। अरविंद सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने भी बहुत ज्ञानवर्धन मेरा भी किया, दर्शकों का भी।